कहानी की शुरुआत एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से होती है जो अपनी ताकत साबित करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे सीधे नदी में छलांग लगा देता है और वहां से एक सांप को पकड़ लाता है। लेकिन वो सांप को काबू नहीं कर पाता। जैसे ही वो उससे लड़ने ही वाला होता है, अचानक वो सांप एक खूबसूरत औरत के रूप में बदल जाता है और इंसानी आवाज में लोते हुए उससे विनती करता है, मुझे जाने दो, जिस दिन तुम्हारा पोता जन्म लेगा मैं उसे जीवन भर सुख समृद्धि दूंगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। जैसे ही बुजुर्ग ये सुनता है कि बात उसके होने वाले पोते की है, उसका दिल पिघल जाता है और वो बिना कुछ सोचे उस औरत को छोड़ देता है। शुरुआत में घरवाले इस बात को उसकी सनक समझकर मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने वाला होता है। जिस दिन उस बुजुर्ग के पोते का जन्म होता है, उसी दिन आसमान अचानक काले बादलों से भर जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और गांव के बाहर की नदी उफान मारते हुए सीधे उनके घर तक पहुंच जाती है। पूरा गांव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन उस बच्चे की मां प्रसव पीड़ा के कारण घर में ही फंसी रह जाती है। हर कोई डर से कांप रहा होता है, लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। वो बस आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी एक जोरदार बिजली गिरती है, घर जोर से हिल उठता है और अगले ही पल एक और भयानक धमाका होता है। काले पानी की लहरें सीधे आंगन में घुस जाती हैं। गांव वाले इसे अपशगुन मानते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग हंस पड़ता है और कहता है, ये कोई बुरा संकेत नहीं है, ये तो वरदान है। जल देवता मेरे पोते के लिए दुल्हन भेज रहे हैं। उस दिन के बाद से वो बुजुर्ग पूरी तरह बदल जाता है, जैसे पागल हो गया हो। वो दिन रात एक पुरानी रहस्यमयी किताब में डूबा रहता है और उसी अजीब औरत को अपने कमरे में ले आता है। जब वो बच्चा 5 साल का होता है, तब बुजुर्ग उसे मिठाई देकर कहता है, देख, इसमें तेरी होने वाली पत्नी है। इसके बाद अगले 10 सालों तक वो बुजुर्ग उस बच्चे को रहस्यमयी ज्ञान सिखाता रहता है। समय बीतता है और जब वो लड़का 18 साल का होता है, तब बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले वो उसका हाथ पकड़कर 2 बातें कहता है। पहली, उसकी मौत के बाद उसे एक अजीब ताबूत में दफनाया जाए और लोग उसे छीनने आएंगे। दूसरी, उस औरत का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। लड़का रोता है, लेकिन खुद को संभालते हुए अपने चाचा के साथ ताबूत खोलता है। उसे लगता है कि अंदर कुछ सामान्य चीजें होंगी, लेकिन जैसे ही ताबूत का ढक्कन खोलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। अंदर एक बेहद खूबसूरत औरत शांत अवस्था में लेटी होती है। तभी ताबूत से एक अजीब सी खुशबू फैलने लगती है, जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। लड़के का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण खुशबू नहीं है, बल्कि एक दिव्य आभा है जो बुरे इरादों वाले लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। उसे दादा की बात का असली मतलब समझ आ जाता है। वो सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे उसके पिता गुस्से से कांप उठते हैं और ताबूत पर लात मार देते हैं। चाचा उससे पूछते हैं, अब क्या करना चाहिए। लड़के के मन में आता है कि इसे जला दिया जाए, लेकिन दादा की चेतावनी उसे रोक देती है। आखिरकार वो फैसला करता है, इसे पीछे पहाड़ के पुराने मकान में ले चलते हैं। वो गांव वालों को हटाता है, उस औरत को काले कपड़े में लपेटता है और अकेले पहाड़ की ओर ले जाता है। वो उसे एक साफ कमरे में बिस्तर पर लिटा देता है। रास्ते में हवा लगने से खुशबू थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगता है, उसे महसूस होता है कि कोई ठंडी नजर उसे घूर रही है। वो डर कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वो औरत वैसी ही पड़ी रहती है। वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। जाते जाते उसे एक चमकती हुई किताब गिरती हुई दिखाई देती है, जो उसी औरत के शरीर से गिरती है। डरते हुए वो उसे उठाकर वापस रख देता है और वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहता है, लेकिन एक रात उसे अजीब बेचैनी महसूस होती है। वो फिर उसी पहाड़ वाले घर की ओर जाता है। रास्ते में उसे कुछ काले साए दिखाई देते हैं, जो उसी मकान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। छिपकर देखने पर उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं, बल्कि अजीब कठपुतलियां हैं और उनके साथ एक लाल कपड़ों में लिपटा हुआ रहस्यमयी प्राणी है। वो प्राणी कहता है, मेरी पत्नी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनते ही लड़के के अंदर गुस्सा भर जाता है और वो उस पर पत्थर फेंक देता है। वो प्राणी गिरता है, लेकिन तुरंत उठकर चिल्लाता है, कौन है। अगले ही पल वो लड़के के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसके हाथ पर गहरा घाव कर देता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तूने मेरे काम में दखल दिया है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़का भी पीछे हटने वाला नहीं होता, लेकिन तभी उस प्राणी की आंखों से हरी रोशनी निकलती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो जाल में फंस चुका है। आखिरी कोशिश में वो अपनी जीभ काट लेता है, दर्द से होश में आता है और तुरंत एक ताबीज फेंक देता है। ताबीज के गिरते ही वहां मौजूद सारी कठपुतलियां जलकर राख हो जाती हैं और उनके अंदर छिपे छोटे छोटे जीव भागने लगते हैं। वो दुष्ट प्राणी गुस्से से उसे घूरता है और दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उसे रोक देता है। तभी वो अचानक जहरीली गैस छोड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो और उसके सारे साथी अचानक गायब हो जाते हैं। लड़का कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर लेटी उस औरत पर पड़ती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अगर तू ना होती तो मेरी ये हालत ना होती। वो बड़बड़ाते हुए कपड़े बदलता है, फिर उसे घूरता रहता है, समझ नहीं पाता कि अब क्या करे, और शायद थकान या उस अजीब माहौल के असर में वो उसी बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। जैसे ही वो लेटता है, कमरे की रहस्यमयी आभा अचानक गहरी हो जाती है। एक गर्म लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है और कुछ ही पलों में उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। पलकें भारी हो जाती हैं। तभी उसे पास से सरसराहट सुनाई देती है, जैसे उस औरत के अंदर कोई शक्ति जाग रही हो। और तभी अचानक उसके होठों पर एक ठंडा नरम स्पर्श महसूस होता है, कोमल, शांत और अजीब सुकून देने वाला। और कुछ ही सेकंड बाद सब फिर शांत हो जाता है। वो औरत फिर से वैसे ही लेट जाती है और लड़का गहरी नींद में डूब जाता है।
अगली सुबह वो घबरा कर उठता है। सबसे पहले उसी औरत को देखता है। वो अब भी शांत पड़ी होती है, लेकिन इस बार उसका शरीर थोड़ा किनारे खिसका हुआ लगता है, जैसे वो दूरी बना रही हो। लड़के के मन में शक होता है कि क्या वो सच में होश में थी। वो हिम्मत करके उसकी धड़कन जांचता है, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। उसके गाल जलने लगते हैं और वो धीरे से कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर वो उसके नीचे से वो पुरानी किताब निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो मकान से बाहर निकलता है, उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक छोटा सा जीव चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। वो उसे अनदेखा कर घर पहुंचता है और कमरे में बंद होकर किताब खोलता है और देखते ही सन्न रह जाता है। ये उसी रहस्यमयी किताब का दूसरा भाग होता है। अब उसे समझ आता है कि उसके दादा की साधना अधूरी क्यों थी, क्योंकि उनके पास इसका मुख्य हिस्सा नहीं था और ये किताब उन्होंने नहीं छोड़ी थी, बल्कि उस औरत के कबीले से आई थी। किताब में लिखी बातें उसकी समझ से परे थीं और उसकी पूरी सोच को हिला देने वाली थीं। अगले दिन वो एक मुर्गा पकड़कर फिर उसी पुराने मकान की तरफ जाता है। रास्ते में वही छोटा जीव अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। लड़का मन ही मन मुस्कुराता है। आज सब एक साथ फंसेंगे। वो आंगन में मुर्गा पकाता है और जाल बिछाता है। मांस का हिस्सा जंगल में फेंकता है और बाकी जगह जगह जाल लगाकर इंतजार करता है, लेकिन सुबह से शाम तक कुछ नहीं होता। वो सोचता है, क्या हुआंग जीवी ये डर गया? तभी उसका ध्यान फिर उस औरत पर जाता है और जैसे ही वो उसकी धड़कन जांचने आगे बढ़ता है, ठक 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 दरवाजे पर दस्तक होती है। वो डर कर पूछता है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा खोलता है तो बाहर सन्नाटा होता है और जमीन पर सोने जैसे दाने पड़े होते हैं। वो समझ जाता है ये उसे बहलाने की चाल है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी बाहर झाड़ियों में सरसराहट होती है और वो कोने में छिपकर देखने लगता है। कुछ देर बाद हुआंग जीविये खुद आता है, चारों तरफ सूंघते हुए, लेकिन जाल में फंसने से पहले रुक जाता है और अपने छोटे साथियों को आगे भेज देता है। जैसे ही वे जाल में फंसते हैं, तड़पने लगते हैं। तभी हुआंग जीविये खिड़की से हरी जहरीली धुंध छोड़ता है, जिससे लड़के का सिर घूमने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो हंसते हुए अंदर आता है, लेकिन तभी लड़के के शरीर के अंदर से एक गर्म ऊर्जा उठती है जो पूरी माया को तोड़ देती है। लड़का समझ जाता है कि अब खेल पलट चुका है, लेकिन दिखावा करता है कि वो अब भी फंसा है। हुआंग जीविये निश्चिंत होकर बिस्तर के पास जाता है और उस औरत को अनमोल खजाने की तरह देखकर उसकी शक्ति खींचने लगता है। तभी लड़का अचानक वार करता है और वार सीधा उसकी पीठ में लगता है। वो चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर भर जाता है, क्योंकि वो लड़के को नहीं बल्कि उस औरत को देख रहा होता है। लड़का पीछे मुड़कर देखता है और इस बार वो औरत अपनी आंखें खोल चुकी होती है। हुआंग जीविये कांपते हुए कहता है, ये औरत कहाँ से लाया तू? ये तेरे बस की नहीं। लड़का ठंडे स्वर में जवाब देता है, ये मेरी पत्नी है। वो हंसकर कहता है, अज्ञानी इंसान, 7 दिन, बस 7 दिन और उसकी शक्ति स्थिर हो जाएगी और फिर तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि उसका चेहरा अचानक डर से भर जाता है। वो लड़के के पीछे देख रहा होता है। लड़का इसे चाल समझकर फिर वार करता है, लेकिन हुआंग जीविये भाग जाता है और बाहर जाकर चिल्लाता है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। लड़का पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो औरत अब सीधी बैठ चुकी है। वो कुछ पल के लिए जड़ हो जाता है, फिर डरते हुए कहता है, डराओ मत, मैंने उसे भगा दिया। दादा ने तुम्हें मेरे हवाले किया था। जैसे ही वो ये कहता है, वो औरत फिर से शांत होकर लेट जाती है। बाहर खड़ा हुआंग जीविये ये सब देखकर हैरान रह जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, रुक जा, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा, और वहां से भाग जाता है। लेकिन लड़का उसे ऐसे जाने देने वाला नहीं होता। उसके सारे छोटे साथी पहले ही जाल में फंस चुके होते हैं। वो उन्हें एक लोहे के पिंजरे में बंद करता है और आंगन में ऊंचा लटकाता है। फिर अंधेरे जंगल की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, आज रात आकर बात खत्म कर, वरना सुबह तेरे इन चेलों की हालत ऐसी करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। उसके जाने के बाद लड़का दरवाजा बंद करके धीरे धीरे वापस कमरे में आता है और बिस्तर पर शांति से पड़ी उस स्त्री के निर्जीव शरीर को देखकर उसकी आंखों के सामने माँ के चेहरे की चिंता घूम जाती है। उसे अंदर से एहसास हो जाता है कि अब इस मामले को ज्यादा देर तक टालना संभव नहीं है। लेकिन सच यही था कि उसमें उसे आग लगाकर खत्म करने की हिम्मत भी नहीं थी। बिस्तर के किनारे बैठे बैठे कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह वो उठते ही आदतन उसके सीने पर हाथ रखकर धड़कन महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी सब कुछ वैसा ही होता है, कोई धड़कन नहीं। वो एक लंबी सांस लेकर बाहर आंगन में आता है, जहां पिंजरे में बंद छोटे पीले जीव डर के मारे सिमटे हुए कांप रहे होते हैं। वो ठंडे स्वर में कहता है कि अगर उनका मालिक सामने आने की हिम्मत नहीं करता तो उसे खुद कठोर बनना पड़ेगा। वो पिंजरा नीचे उतारता है, एक पुरानी धारदार कुल्हाड़ी उठाता है और पत्थर पर बैठकर उसे तेज करने लगता है। उस घिसने की तेज आवाज से पिंजरे में बंद जीव और भी सहम जाते हैं। वो धीरे धीरे खुद से कहता रहता है कि गलती इनकी नहीं, इनके मालिक की है, जिसने इन्हें मुसीबत में डाला है। काफी देर तक कोई नहीं आता और धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगता है। मन में हिंसा का भाव उठने लगता है। जैसे ही वो एक जीव को पकड़कर जमीन पर रखने ही वाला होता है, तभी दूर से वही हुआंग जीविये घबराया हुआ भागता हुआ आता है और चापलूसी भरे स्वर में माफी मांगने लगता है। उसके हाथ में एक डिब्बा होता है जिसमें एक सुंदर कंगन रखा होता है। लड़का हवा में कुल्हाड़ी घुमाते हुए उससे पूछता है कि अब क्या चाहता है। वो तुरंत घुटनों पर गिर जाता है
सर झुकाकर अपनी गलती मानता है और कसम खाता है कि दोबारा उसे परेशान नहीं करेगा। यहाँ तक कि अपनी साधना की शपथ भी लेता है। उसकी हालत देखकर लड़का फैसला करता है कि बात यहीं खत्म कर देना बेहतर है और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी वो पीला प्राणी गंभीर होकर उसे चेतावनी देता है कि इन दिनों पहाड़ों में कोई बेहद खतरनाक शक्ति आ चुकी है और उसे सावधान रहना चाहिए। लड़का हल्के व्यंग में पूछता है कि जो खुद को इस इलाके का मालिक बताता था वो अब डर क्यों रहा है। वो झेप कर मान जाता है कि उस शक्ति के सामने उसकी भी नहीं चलती। उसकी बातों में सच्चाई महसूस होती है, इसलिए लड़का बाकी जीवों को भी आजाद कर देता है। लेकिन जैसे ही वे मुक्त होते हैं उसका व्यवहार बदल जाता है और वो गर्व के साथ जाने लगता है। लड़का उसे रोककर आखिरी चेतावनी देता है कि दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश न करे वरना अंजाम बुरा होगा। वो डर कर मान जाता है और कहता है कि जो शर्त रखनी हो रख लो। तब लड़का उससे कहता है कि आगे से पहाड़ों में होने वाली हर हलचल की खबर उसे देगा। वो तुरंत हामी भरता है और अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लड़के का मन और भारी हो जाता है क्योंकि अब उस अनजान खतरे का डर साफ महसूस होने लगता है। वो घर लौटता है, कुछ जरूरी सामान और दादा के छोड़े औजार लेकर निकलने लगता है। तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है। उनकी आंखों में गहरी चिंता होती है और वे पूछती हैं कि क्या वो लड़की सच में जीवित है। लड़का उन्हें डर से बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। माँ कुछ नहीं कहती, बस कपड़ों का एक बंडल उसके हाथ में थमा देती हैं और कहती हैं कि उसे दे देना। लड़का बिना पीछे देखे निकल जाता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद खुद को रोक नहीं पाता और मुड़कर देखता है। माँ दरवाजे पर खड़ी चुपचाप रो रही होती हैं। उसका दिल भारी हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि माँ सब जानती है। वो फिर उसी सुनसान घर लौटता है और दादा के छोड़े सामान को टटोलते हुए एक डिब्बा और एक पुराना दर्पण आता है जिसमें कुछ दुर्लभ तावीज भी रखे होते हैं। वो सोचता है कि शायद इनसे उस स्त्री की असलियत का पता लगाया जा सके। डरते डरते वो दर्पण उसके माथे पर रखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो तावीज का इस्तेमाल करता है, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है कि वो कोई खतरनाक प्राणी नहीं है। रात होते होते वो कमरे में आग जला देता है क्योंकि दादा कहते थे कि ऐसी जगहों पर आग ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। वो किताब पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें लिखी बातें उसकी समझ से बाहर होती हैं। धीरे धीरे रात और गहरी हो जाती है और वो खुद को किसी भी खतरे के लिए तैयार कर लेता है। तभी अचानक वही रहस्यमयी खुशबू फिर से फैलने लगती है और वो झुंझलाकर बुदबुदाता है कि सारी मुसीबत की जड़ वही है। तभी बाहर से हल्की सी आहट आती है। वो देखता है कि वही पीला नौवा मालिक चुपके से झांक रहा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो सिर्फ थोड़ी गर्मी लेने आया है। लड़का हल्के मजाक में उससे पूछता है कि उसकी पत्नी को चुराने की बात उसके घर वालों को पता है। ये सुनकर वो घबरा जाता है और उसे ऐसी बातें न करने की विनती करता है। लड़का उसे चेतावनी देता है कि अगर उसे चुप रहना है तो आज रात उसकी मदद करनी होगी। वो तुरंत मान जाता है और फिर उसकी ताकत के बारे में पूछने लगता है। तब लड़का गर्व से बताता है कि उसके दादा इतने शक्तिशाली थे कि बड़े बड़े साधु भी उनका सम्मान करते थे। और फिर वो उस स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहता है, अगर उसके दादा में इतनी शक्ति ना होती तो क्या वे उसके लिए ऐसी पत्नी तय कर पाते। ये सुनते ही पीले नौवे मालिक की आंखें चमक उठी और वो चालाकी से उसके पास आकर धीमे स्वर में बोला कि छोटे भाई, 6 दिन बाद उससे कहकर उसका एक एहसान उतरवा देना, कैसा रहेगा। ये सुनकर लड़का मन ही मन सोच में पड़ गया कि इस स्त्री का एहसान भी अगर उसे इतना लुभा रहा है तो आखिर ये है कौन। जिज्ञासा में उसने तुरंत हामी भर दी, लेकिन फिर भी वो प्राणी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ और संदेह भरे स्वर में पूछ बैठा कि इसकी गारंटी कैसे दी जाएगी। तब लड़का धीरे धीरे बिस्तर के पास गया और बनावटी गुस्से के साथ उस स्त्री के गाल पर हल्का सा थपथपाते हुए बोला कि ये उसकी पत्नी है, अगर ये उसकी बात नहीं मानेगी तो वो इसे डांट भी सकता है। क्या अब उसे यकीन है। ये सुनते ही पीला नौवा मालिक डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया और जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए मान गया। फिर चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। लड़का उसके पास झुककर धीरे से समझाने लगा कि वो बुरा ना माने, ये सब मजबूरी में किया गया है ताकि उसकी मदद भी हो सके और उसकी रक्षा भी। इतना कहकर उसने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक कमरे में जल रही आग की लपटें अजीब तरह से कांपने लगीं और देखते ही देखते उनका रंग हरा पड़ गया। पूरा कमरा एक डरावनी हरियाली से भर उठा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया और बाहर से 8-9 साल की एक लाल कपड़े पहने लड़की अंदर आ गई। उसके कदम रखते ही पूरे वातावरण में ठंडी सिहरन फैल गई। ये दृश्य इतना भयावह था कि पीला नौवा मालिक डरकर तुरंत उसके पीछे छिप गया और कांपती आवाज में बोला कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, इससे निपटना बेहद मुश्किल है। लड़के ने खुद को संभालते हुए उस अजीब लड़की से कहा कि जो चाहिए ले जाए और उन्हें छोड़ दे,
लेकिन वो लड़की अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली कि उसे उसका अंदरूनी तत्व चाहिए। ये सुनते ही लड़के ने बिना एक पल गवाए पीले नौवे मालिक को उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन लड़की ने एक ही झटके में उसे पटक दिया और उसकी ताकत देखकर लड़के के होश उड़ गए। अगले ही पल वो लड़की उस पर झपटी, उसके नाखून तलवार की तरह चमक रहे थे। लड़का पीछे हटकर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लाई। उसने तुरंत लकड़ी की तलवार निकाली, मगर उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में उसने पीले नौवे मालिक को पुकारा कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो उसे ढाल बना देगा। ये सुनकर वो घबराकर बोला कि ये सब बेकार है, असली ताकत तो उन तावीजों में है जो उसके पास है। लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो लड़की फिर से उस पर टूट पड़ी। वो उसे ढाल बनाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीला नौवा मालिक मौके का फायदा उठाकर भाग निकला और अगले ही पल लड़की ने जोरदार वार किया, जिससे लड़का दूर जा गिरा। वो लड़की उसके गले पर वार करने ही वाली थी कि उसने झट से एक तावीज उसके माथे पर चिपका दिया। तेज धमाके के साथ वो लड़की दूर जा गिरी और कुछ देर के लिए शांत हो गई, लेकिन तभी ये पता चला कि उसकी लकड़ी की तलवार पूरी तरह जल चुकी है। पीला नौवा मालिक दूर से चिल्लाया कि जल्दी तावीज का इस्तेमाल करें। तभी वो लड़की फिर से उठ खड़ी हुई और इस बार उसने सीधे लड़के के गले को जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी सांसें थमने लगीं। तभी अचानक पीले नौवे मालिक ने अपने पास छुपाई हुई एक छोटी सी मणि निकाली और पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दी। एक तेज चमक के साथ वो लड़की फिर दूर जा गिरी और कुछ देर के लिए शांत हो गई। लड़का जमीन पर गिरकर हांफने लगा और वो प्राणी भी डर के मारे कांपते हुए जल्दी से उस मणि को वापस छुपा लिया। लेकिन जब लड़के ने उस लड़की के शरीर को छुआ तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक असली शव था। वो हैरानी से पूछने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अचानक वो लड़की फिर से उठ बैठी और उसके माथे का तावीज जलकर राख हो गया। तब जाकर उसे समझ आया कि वो कोई साधारण अस्तित्व नहीं बल्कि ऐसी सत्ता है जिसमें शरीर और आत्मा दोनों मौजूद है, जो ना मरती है और ना ही आसानी से खत्म होती है। ये समझते ही उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत पीले मौवे मालिक से पूछा कि उसने क्या इस्तेमाल किया था। वो कांपते हुए बोला कि वो एक प्राचीन पवित्र वस्तु है जिसे उसने कहीं से चुराया था। ये सुनते ही लड़के ने दोबारा हमला किया और इस बार उसे महसूस हुआ कि उस शरीर के भीतर अब आत्मा शेष नहीं बची है। तभी वो प्राणी बोला कि इस बार वो खुद बदला लेगा। उसने फिर उस मणि का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते वो शरीर जलकर राख हो गया। इसके बाद वो गर्व से इधर उधर देखने लगा, मानो उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। लड़का उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर चुप रह गया। थोड़ी देर बाद वो प्राणी बैठकर आसपास बची हुई ऊर्जा को सोखने लगा और जैसे जैसे सुबह करीब आने लगी उसने लड़के से पूछा कि क्या वो सच में ऊर्जा देख सकता है। लड़के ने हाँ में जवाब दिया और जब उसने उसकी ओर ध्यान से देखा तो उसके सिर के ऊपर हल्की लाल आभा दिखाई दी। उसने कहा कि अगले 2 दिनों में उसके जीवन में प्रेम का योग बनने वाला है। लेकिन ये सुनकर वो हंस पड़ा और बोला कि ये सब झूठ है और उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना कहकर वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया और मौका मिलते ही चुपके से वहां से भाग गया।